मैं राजेश गोड पूछे गए क्वेश्चंस की 15वीं वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस सीरीज में आपको चुनिंदा क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो कि एग्जाम लेवल के हैं और आपके एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चनों को बारीकी से समझेंगे। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह इस राज्य के भी राज्यपाल रहे। ऑप्शन है पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन को मैंने आपके कम्युनिटी पेज पर पूछा था तो करीब 90% बच्चों का ये आंसर गलत मिला था। इसलिए मैं बोला करता हूँ कि आप पीछे जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनके ऑप्शंस को बड़ी बारीकी से समझें। क्वेश्चन का आप बिल्कुल गहन अध्ययन करें क्योंकि आपको 1000 से 1200 क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसी में आपके पूरे के पूरे सिलेबस कवर हो जाया करते हैं। क्वेश्चन को एक बार समझेंगे। क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर सिंह इस राज्य के भी राज्यपाल रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा के राज्यपाल बनने से पहले ये पंजाब के राज्यपाल थे, क्योंकि हरियाणा पहले पंजाब का ही हिस्सा था। तो इसके ऊपर थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। एग्जामिनर आपसे जानना चाहेगा कि ये पंजाब के राज्यपाल कब बने थे। पहली बात तो ये पंजाब के 7वें राज्यपाल थे। कौन से थे? ये पंजाब के 7वें राज्यपाल थे। आप नोट करते जाइए। ये पंजाब के 7वें राज्यपाल थे। 27 जून 1966 को ये पंजाब के राज्यपाल बने थे और 1 नवंबर तक ये पंजाब के राज्यपाल रहे थे। उसके बाद विभाजन हुआ हरियाणा और पंजाब का, तो ये 1 नवंबर 1966 को पंजाब के भी और हरियाणा के भी संयुक्त रूप से राज्यपाल बने 1 नवंबर 66 को। और ये पंजाब के राज्यपाल रहे 1 जून 1967 तक। कब तक? 1 जून 1967 तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हरियाणा के राज्यपाल रहे ये 14 सितंबर 1967 तक। अब बात समझिए। 1 जून 1967 को जब ये पंजाब के राज्यपाल से इस्तीफा दे चुके थे, उसके बाद ये राज्यपाल बने थे किसके? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने थे। किसके राज्यपाल बने थे? 1 जून 1967 को ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने और 1 अप्रैल 1969 तक। कब? 1 अप्रैल 1969 तक ये पंजाब के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे 1969 तक। और 1 अप्रैल 1969 के बाद ये राज्यपाल बने कर्नाटक के। किसके राज्यपाल बने? फिर उसके बाद ये कर्नाटक के राज्यपाल बने। कहाँ के राज्यपाल बने? कर्नाटक के राज्यपाल बने। पश्चिम बंगाल के ये छठे राज्यपाल थे। पश्चिम बंगाल के कौन से राज्यपाल थे? छठे राज्यपाल थे। और कर्नाटक के फिर राज्यपाल बने ये 1970 के अक्टूबर में और फरवरी 1972 तक ये राज्यपाल रहे। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है उपरोक्त सभी। जो बच्चे पंजाब आंसर बोल रहे हैं वो सचेत हो जाएं, एग्जाम में आपकी तैयारी अभी सही से नहीं चल रही है। क्वेश्चन देखेंगे। गणित का क्वेश्चन है ये आपका, टाइम एंड वर्क क्वेश्चन लिया गया है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला क्वेश्चन में। 3 पुरुष और 5 महिलाएं, 3 पुरुष या क्या बोला? 3 पुरुष अथवा 5 महिलाएं किसी खेत की 43 दिन में कटाई कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 6 महिलाएं इस कटाई को करने में कितना समय लेंगे? देखिए एक बार इस क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए ध्यान से। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, इनमें से कोई नहीं। अब एक बार ऑप्शन से खेलेंगे इस क्वेश्चन के साथ, फिर आपको 2-3 तरीके बताऊंगा एग्जाम में कंडक्ट करने के पेपर को। 3 पुरुष किसी काम को 43 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 43 दिन में। अब कितने पुरुषों से काम करवाना है? 5 पुरुषों से काम करवाना। ध्यान देंगे कितने पुरुषों से? 5 पुरुषों से काम करवाना है। 3 पुरुषों के बजाय किससे काम करना है? 5 पुरुषों से काम करना है। 3 पुरुष कितने दिन में? 43 दिन में। तो 5 पुरुष कितने दिन में करेंगे? अब एक बार आप देखो, ये जस्ट डबल से थोड़ा पहले है, यानी कि ये भी क्या होगा? जस्ट आधे से थोड़ा पहले होगा। तो इसका आधा कितना होता है? 41.5। यानी कि 41.5 के आधे से थोड़ा नीचे होगा, यानी कि ये आपका 20 के आसपास ही होगा, क्योंकि ये जस्ट डबल से थोड़ा सा कम है। अब देखो आगे, 5 महिलाएं 6 दिन में कितना? 5 महिलाएं काम करें। यहाँ पे कितनी? 6 महिलाएं। तो क्योंकि यहाँ पे और बोला है मिलकर काम कराना है, तो महिलाएं भी बढ़ चुकी हैं, इसलिए टाइम थोड़ा सा और कम हो जाएगा। तो 20 से देखो, अभी जब हमने 20 का आइडिया लगाया तो ये 25 यहाँ पे क्या हो गया? हमारा खत्म हो गया। ठीक है। और जब 20 के नीचे हमने देखा कि 6 महिलाएं भी साथ में काम करेंगी, तो फिर ये हमारा 20 वाला ऑप्शन भी कट चुका। आंसर क्या बचा? 15 दिन। तो थोड़ा सा मेंटली गेम भी होता है, आप थोड़ा सा चीज़ों को बारीकी से सीखें। अब देखो क्या बोला इसने, 3 पुरुष या तो आप 3 पुरुष से काम करा लो या 5 महिलाओं से काम करा लो, एक ही बात है। कितने दिन में काम करेंगे? ये 43 दिन में काम को
कर देंगे। अब पुरुष की पावर कितनी है? 5 है। महिला की पावर कितनी है? 3 है। अब देखो, अब हम किसी एक व्यक्ति को पकड़ के या महिला को या पुरुष को पकड़ के टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे। तो 3 पुरुष अगर अकेले काम करें तो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क क्या होगा? तो 3 पुरुष, पुरुष की वैल्यू कितनी है? 5। तो 3 गुना करेंगे 5, 3 गुना कितना करेंगे? 5 करेंगे। और कितने दिन काम करेगा? 43 दिन काम करेगा। तो ये टोटल क्या आ गया? हमारा वर्क आ गया। अब इस टोटल वर्क को कराना किससे है? 5 पुरुष और 6 महिलाओं से कराना है। किससे कराना है? 5 पुरुष और 6 महिलाओं से। तो 5 पुरुष, 5 पुरुष। अब पुरुष की वैल्यू कितनी है? पुरुष की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 5 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो गया? 25। कितना हो गया? 25। और 6 महिलाएं भी काम करेंगी तो एक महिला की वैल्यू कितनी है? 3 है। 6 दिए 18, 25 और 18 कितने हो गए? 43। 25 और 18 कितने हो गए? 6 दिए 18, 25 और 18 कितने हो गए? 43। अब 43 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे। तो 3 5 क्या हो गया? 15। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो गया। और भी क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, तो वो मैं आपको जब टाइम एंड वर्क की वीडियो सिखाऊंगा तो आपको ये चीज़ें बताऊंगा। अब देखो, क्वेश्चन मैं आपको थोड़े से डीप में लेके जाऊंगा। जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से सबसे कम जनसंख्या वाला नगर या महानगर कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? जनसंख्या 2011 यानी कि जनगणना 2011 जब हुई थी तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के आपको बताना है कि इनमें से सबसे कम पॉपुलेशन वाली सिटी या मेट्रो सिटी कौन सी है। तो ये मैंने ऑलरेडी इसको अवरोही क्रम में एडजस्ट कर रखा है, तो आप इनको याद रखें। इस तरह के क्वेश्चन आप खुद फ्रेम करें। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कौन सी तहसील है, कौन सी तहसील, आपको क्वेश्चन कमेंट में बताना है। कौन सी तहसील है जिसका लिंगानुपात, कौन सी तहसील है, कौन सी तहसील है जिसका लिंगानुपात सबसे कम है, कौन सी तहसील है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। और आपको कमेंट में ये भी मेरे को बताना है कि क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका नहीं बन सकता कि किस तहसील का लिंगानुपात कम है और किस तहसील का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड आए हैं तो डिस्ट्रिक्ट से नीचे जाकर के एग्जामिनर पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि इतनी भारी भीड़ बच्चों की आएगी एग्जाम देने के लिए और सीटें हमारे पास बहुत कम हुआ करती हैं। तो आप बारीकी से अध्ययन करें। आंसर क्या है क्वेश्चन का? डी, करनाल। देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके शिफ्ट अटेंडेंट के एग्जाम से उठाए हैं, ये मैंने खुद से तैयार नहीं करे हैं। क्वेश्चन है, सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। क्या क्वेश्चन है? सुहास ने पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा की, फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर की यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? टाइम और डिस्टेंस के डिस्टेंस और डायरेक्शन के ये जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको देखना होता है कि आपको दूरी पूछी है या फिर आपको दिशा पूछी है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा उसी तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना होता है, दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं होता, इजी चैप्टर है। तो देखो इस क्वेश्चन का उपाय क्या है? अभी पूर्व में क्या कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। फिर पश्चिम में क्या कितने किलोमीटर? 15 किलोमीटर। काट दो, काट दिया, बच गया क्या? उत्तर में गया, यानी कि एक ही बार वो उत्तर में गया है, तो आपको मैप बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो चुका? 15 किलोमीटर हो चुका। आखिर हुआ क्या है? हुआ ये है कि आप पूर्व और पश्चिम जब भी आपको नजर आए इनको काट दो, यानी कि माइनस कर दो। उत्तर और दक्षिण जब भी आपको दिखाई दे इनको क्या करो? आप काट दो। लेफ्ट और राइट जब दिखाई दे इनको आप क्या करो? काट दो। आगे बात समझ में? अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए, मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऊपर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा और आप देखोगे कि आपको कितनी आपकी तैयारी है। बच्चे पूछते हैं सर एग्जाम की डेट क्या है, तो एग्जाम की डेट इस क्वेश्चन के फैसले से ही हो जाएगी। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? इस क्वेश्चन के लिए जो सही उत्तर है वो है मराठा सदाशिवराव भाऊ ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण करवाया था पुष्यभूति ने। किसने? पुष्यभूति ने करवाया था। ये वर्धन वंश के पुष्यभूति
बुतिन है, ये वर्धन वंश से संबंधित है। तो जब हम हर्षवर्धन के बारे में क्वेश्चन लेंगे तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी लंबा बहुत हो जाएगा मामला, तो अभी इसके बारे में ज़्यादा बातें निकलेंगे। हाँ, बात करना चाहूँगा आपसे और बिल्कुल आपसे पूछना भी चाहूँगा पहला पॉइंट कि जो सदाशिवराव भाऊ हैं, और क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको पक्का मिलेगा, देख लीजिए, आप नोट कीजिए और आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ कीजिए कि सदाशिवराव भाऊ की समाधि स्थल कहाँ पर है। सदाशिवराव भाऊ का समाधि स्थल कहाँ पर है, आंसर कीजिए। सदाशिवराव भाऊ का समाधि स्थल कहाँ पर है। ऑप्शन नहीं मिलेंगे क्योंकि हरियाणा जीके में आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सदाशिवराव भाऊ का समाधि स्थल कहाँ पर है, आंसर है सांगी गांव में। कहाँ पर, सांगी गांव में इनका समाधि स्थल है। और सांगी गांव कहाँ पर है, ये रोहतक जिले में आता है। किस में आता है, रोहतक जिले में आता है सांगी गांव, और यहाँ पर क्या है, इनका समाधि स्थल है। एक क्वेश्चन और पूछूंगा और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और भी पूछूंगा। क्वेश्चन है, मराठा सदाशिवराव भाऊ का आश्रम कहाँ पर है। इनके नाम पर जो आश्रम बना है वो कहाँ पर है, इनका आश्रम कहाँ पर है। तो सही आंसर है सांगी गांव, रोहतक में। और अब बहुत प्यारा क्वेश्चन लूंगा, आप देखोगे कि कितना प्यारा क्वेश्चन है। डेरा लादीवाला, डेरा लादीवाला, डेरा लादीवाला। क्वेश्चन है, डेरा लादीवाला किससे संबंधित डेरा है। तो ये संबंधित है किससे, मराठा सदाशिवराव भाऊ से। और क्वेश्चन है कि ये डेरा लादीवाला हरियाणा में कहाँ अवस्थित है। डेरा लादीवाला हरियाणा में कहाँ अवस्थित है। डेरा लादीवाला कहाँ अवस्थित है, ये है सांगी रोहतक के अंदर। कहाँ पर, सांगी रोहतक के अंदर ये आता है। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। यदि एक व्यक्ति की धारा के साथ गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति की धारा के साथ में, किसके साथ में, धारा के साथ में गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 1.5 किलोमीटर है, यदि धारा की गति कितनी है, 1.5 किलोमीटर है, तो धारा के विरुद्ध व्यक्ति की गति बताइए। अब देखो, जब व्यक्ति की ये गति 12 किलोमीटर है तो इसमें ये 1.5 किलोमीटर भी शामिल है कि नहीं। ये 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की जो पानी की चाल है ये भी इसमें 12 में शामिल है। यानी कि व्यक्ति की चाल कितनी हुई, व्यक्ति की चाल हुई 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन कह रहा है आपको कि धारा के विरुद्ध गति बताइए। क्या, धारा के विरुद्ध। तो जब ये धारा के विरुद्ध चलेगा तो इसकी ताकत में से पानी की ताकत माइनस कर देंगे हम। क्यों, क्योंकि पानी इस तरफ 1.5 की स्पीड लगाएगा, पानी इस तरफ 1.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, तो इसके फोर्स को क्या करेगा, वो कम करने की कोशिश करेगा। कितने से, 1.5 से। इसमें से क्या कर देंगे, 1.5 को माइनस कर देंगे। 9 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, इसकी धारा के विरुद्ध गति हो जाएगी। साधारण सर्दी जुकाम क्या है, साधारण सर्दी जुकाम का क्या कारण है, साधारण सर्दी जुकाम का क्या कारण है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन क्यों लिया है, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा सकूं कि जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ से होने वाली मैक्सिमम इंपॉर्टेंट बीमारियां आप याद रखें। मैं आपको थोड़ी सी बीमारियों के बारे में बताना चाहूँगा। जीवाणु से होने वाली मुख्य बीमारियां, हैजा, आप याद कर लीजिए मेरे साथ साथ, हैजा, निमोनिया, हैजा, निमोनिया, तपेदिक, प्लेग, और एक इंपॉर्टेंट है रूमेटिक। ये बार बार पूछता है, रूमेटिक हृदय रोग होता है ये, रूमेटिक। और एक सिंड्रोम आपसे पूछता है, सिंड्रोम एग्जामिनर खूब पूछता है, सिंड्रोम। और एक आपका टेटनस आता है, टेटनस आता है। एक ट्यूबरकुलोसिस पूछता है, ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एग्जामिनर जम के पूछता है। ट्यूबरकुलोसिस किसकी बीमारी है, ये जीवाणु जनित बीमारी है। और एक डिप्थीरिया भी पूछता है, डिप्थीरिया, ये किससे जनित बीमारी है, ये भी जीवाणु जनित बीमारी है।
तो ये मैंने मेन आपको बताई, इनको आप रट लो। अब बात करेंगे कुछ विषाणु जनित बीमारियों की, तो रिवीजन करना हमारा टारगेट है। तो विषाणु जनित बीमारी पढ़ेंगे, रेबीज, खसरा, और इम्पोर्टेंट एक ये हर्पीस है, ये बार बार में आपसे पूछता है हर्पीस। तो हर्पीस किससे होता है? विषाणु जनित बीमारी है। और एक मेनिनजाइटिस, ये भी एग्जामिनर जम के पूछा करता है। और एक ट्रैकोमा है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रैकोमा, ये भी बीमारी विषाणु जनित है, ट्रैकोमा। और एक और है आपकी एड्स भी पूछता है, चेचक भी पूछता है, ये तो आपको पता ही है। तो विषाणु, प्रोटोजोआ, करकवारी आप सारी की सारी याद रखेंगे। माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? 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 आंसर क्या होगा? ए इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है? प्राथमिक सेल में ध्रुवण को किससे हटाया जा सकता है? अब देखिए, अगर कुछ भी नहीं आता तो एक बार डी ऑप्शन के बारे में देखिए। डी ऑप्शन के बारे में, सेल का निपटान करके। अब भाई सेल से क्या करना? ध्रुवण को हटाना है, पोलराइजेशन बोलते हैं, यानी कि उसको हटाना है। तो अब अगर आप सेल का निपटान ही कर दोगे, यानी कि इसको खत्म ही कर दोगे, तो ध्रुवण कैसे हटेगा? तो ऐसे ऑप्शनों को तो आप कम से कम हटा दिया करो एग्जाम में, ताकि आपका थोड़ा सा, अगर एक ऑप्शन भी आप हटा पाते हो तो आपके काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं। तो आंसर क्या है? बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है? पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है? वैसे तो सारे क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट रखता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। पृथ्वी का प्रतिरोध कितना है? ऑप्शन बोलूँगा, 0, अनंत, 2284 एंगस्ट्रॉम, अस्थिर। पृथ्वी का प्रतिरोध लगभग 0 होता है। कितना? लगभग 0 होता है। कितना होता है पृथ्वी का प्रतिरोध? लगभग 0 होता है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। कवि पुष्यदंत की रचनाएं किस पंथ से संबंधित हैं? कवि पुष्यदंत की रचनाएं किस पंथ से संबंधित हैं? कवि पुष्यदंत की रचनाएं किस पंथ से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं जैन धर्म से। किसे? जैन धर्म से। 800 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाती है तो कितनी हो जाएगी? तो कितनी हो जाएगी? मैं क्वेश्चन खूब करा चुका हूँ इस टाइप के आपको। 3 तिया 9 और 9 आठे 72 जोड़ देंगे, 720 में कितनी हो जाएगी? 992 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 992 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो, ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है हमारा रेट इनटू टाइम। क्या होता है? रेट इनटू टाइम होता है। ये कोई लॉजिकल मेथड नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार किया गया मेथड है। तो ब्याज क्या है? ब्याज आपका रेट इनटू टाइम है। क्यों रेट इनटू टाइम है? देखो, जब हम करते हैं मूलधन गुना दर गुना समय और भाग में 100, यानी कि PRT इज डिवाइडेड बाई 100। अब मान लिया मूलधन 100 रुपये, क्योंकि क्वेश्चन हम क्या करते हैं, माना मूलधन 100 रुपये। अब 100 से 100 को कैंसिल करेंगे तो क्या बचा? दर गुना समय बचा ना। तो आप ये काटा पीटी के चक्कर में न पड़े, आप सीधा मान के चलो कि 100 को तो हमको काटना ही है। 100 को तो हमको काटना ही है। और अगर ऊपर 2 जीरो नहीं होंगी तो भाई गुना करके क्या कर देंगे? पॉइंट लगा देंगे, बस। आगे बात समझ में? तो पहले लिखेंगे फिर काटेंगे तो मूर्ख ही कहलाएंगे। तो रेट इनटू टाइम। अब देखो, ब्याज की दर कितनी बढ़ाई? 3% बढ़ा दी। कितने परसेंट बढ़ा दी? 3% बढ़ा दी। और कितने टाइम के लिए बढ़ा दी? 1 साल के लिए 3%, तो 3 साल के लिए कितना? 9% बढ़ गया। और 800 पे 9% निकालोगे तो 800 पे 9% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 72 रुपये हो जाएगा। तो 72 रुपये क्या होंगे? इसमें 720 में ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 992 हो जाएगा। तो क्वेश्चनों को तो आपको सीधा सीधा करना है। ये लो, ये लो, ये लो और मल्टीप्लाई मारते जाओ। 3 तिया 9, 9 आठे 72 और 920 दिया है या जो भी दिया है उसमें क्या करो? इसको ऐड कर दो और आंसर मार्क कर दो, काम हो जाएगा। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाता है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 11 वर्ष। अब देखो कितना डिफरेंस है? 1 का। कितना डिफरेंस है?
1 का, यानी कि 1 का डिफरेंस है और ये कितने का डिफरेंस दिया यहाँ पे 5 का डिफरेंस दिया। 1 की वैल्यू यानी कि 5 है, तो पूछी किसकी है 1 की वैल्यू पूछी है क्योंकि पुत्र की पूछी है, तो आंसर क्या हो गया 5। देखो दोबारा समझाता हूँ किसी तरीके से, दूसरा एक तरीका लगाता हूँ। पहले तो ये देखिए मैं 2 तरीके समझाऊंगा कि 6:1 दिया हुआ है, ये 7:2 दिया हुआ है, और 5 वर्ष के बाद बोला है, 5 वर्ष के बाद बोले पहले बोले उससे कोई लेना देना नहीं है। ध्यान रखेंगे, बाद में बोले या पहले बोले उससे कोई लेना देना नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए तो 5। क्या करा मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, यानी कि इनको आर पार गुना कर दिया। 6 दूनी 12, याद रखेंगे 6 दूनी 12, 7 एकम 7, 12 में से 7 गए तो 5 लिख लिया। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना डिफरेंस है 5 का, 7 में से 2 का कितना का डिफरेंस है 5 का। इस डिफरेंस को पहले बाद दिया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे पहले बाद से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 25 काट लो। ये आगे हमारी x की वैल्यू, पूछा क्या है पुत्र की, तो गुना करेंगे पुत्र से, आ गया आंसर। पिता की पूछता तो 6 से गुना कर देते, आंसर तक पहुँच जाते। यहाँ पे मैंने जो करा क्वेश्चन वो मैंने ऐसे करा कि 7:2 दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का है, तो इसका मतलब इस 1 की वैल्यू 5 दी है, तो 1 को मल्टीप्लाई मारेंगे तो 5 से। मेंटली क्वेश्चन होते हैं तो आपको ज़्यादा लेबर करने की जरूरत नहीं एग्जाम में, क्योंकि अगर आप एग्जाम में हर क्वेश्चन के ऊपर अगर आप लेबर करोगे तो आपका फिर एग्जाम थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि एग्जाम में आपको 90 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आगे भाषण में, तो 90 में से आपको कम से कम भी 40 तक तो आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग की बात करूंगा, मैथ और रीजनिंग के मिला जुला के आपके लगभग 20 क्वेश्चन बनते हैं। 20 क्वेश्चनों में से आपको 12 क्वेश्चन तो कम से कम भी बगैर पेन चलाए करने ही करने हैं, ताकि आपको काफ़ी टाइम मिले। 2-4 क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछेगा उलझन वाले, उनको सोल्व करने के लिए हमको काफ़ी टाइम चाहिए। ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा है? ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र कौन सा है? ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाला वक्र रैखिक वक्र होता है। कौन सा वक्र होता है? रैखिक वक्र होता है। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है तो दर प्रतिशत क्या है? जब जब आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए वर्षों की संख्या दर के बराबर है, यानी कि जब आपको टाइम और रेट इक्वल दिया जाए, जब आपको टाइम और रेट इक्वल दिया जाए, बराबर दिया जाए, तो आपको क्या करना है? आपको जो भी प्रोडक्ट दिया है, जैसे यहाँ पे 1/9 दिया है, इसका वर्गमूल करना है। क्या करना है? वर्गमूल करना है और ऊपर 1 0 लगा करके आंसर मैच कर लेना है। फ्रैक्शन में दिया होगा तो और तोड़ देंगे इसको, 3 3 9 और 1 10/3 हो गया। और ये क्यों होता है आप इसको करके देख लो, तो मैं आपका टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं, क्योंकि आपको पता ही है कि ये मूलधन गुना दर गुना समय बटे जब 100 करेंगे, और इनको जब आप बराबर बराबर रखोगे, मान लिया मैं इसको 5 रख लूँ, इसको 5 रख लूँ, और ये मैंने मूलधन 100 रुपये रखा, तो इसको मैं ए रखूँ, इसको मैं ए रखूँ, तो ये A² हो जाएगा, मान रहे हो ना। और मान लिया कि इसका मैंने इंटरेस्ट निकाल दिया, सामने जा करके मान लिया इसका मैंने 16 इंटरेस्ट निकाल दिया, तो अब ये A² निकालोगे तो A की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आगे जाके अंडर निकालना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लेंगे, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, मोहित शर्मा, ये हमारे चैनल के मेंबर हैं, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो आज ही क्वेश्चन पूछा था, तो मैं अभी ले लेता हूँ वीडियो में, क्योंकि अभी मेरे को याद है। तो क्वेश्चन था 60 बच्चों की एक क्लास में, क्या 60 बच्चों की एक क्लास में 20 बच्चे टेनिस खेलते हैं, 20 बच्चे क्या करते हैं? टेनिस खेलते हैं, और 25 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 25 बच्चे क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, और 10 बच्चे दोनों खेल खेलते हैं, 10 बच्चे क्या करते हैं? दोनों खेल खेलते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है उसको बाद में देखेंगे, पहले यहाँ तक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि 20 बच्चे क्या करते हैं? 20 बच्चे टेनिस खेलते हैं, 25 बच्चे क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, और 10 बच्चे क्या करते हैं? 10 बच्चे दोनों खेलते हैं। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि 10 बच्चे जो हैं, ये 10 बच्चे जो हैं, ये या तो क्रिकेट में हैं, मतलब या तो नहीं, ये क्रिकेट में भी हैं और टेनिस में भी हैं, क्योंकि ये दोनों खेलते हैं। बात को ध्यान से समझें, 10 बच्चे दोनों खेलते हैं, इसका मतलब ये 10 हमने इस 20 में भी शामिल कर रखे हैं, और ये 10 हमने इस 25 में भी शामिल कर रखे हैं। यानी कि अगर मैं ये दोनों निकाल देता तो यहाँ पे 10 होते फिर ये, है ना।
तो इसको करना क्या होता है, इन दोनों को पहले ऐड करो, 45 हो गया। और 45 बच्चों में ये 10 बच्चे भी शामिल हैं और ये एक्स्ट्रा है क्योंकि इनको हम पहले जोड़ चुके हैं। तो इनको क्या करना होता है, हमको माइनस करना होता है सबसे पहले। और अब जो क्वेश्चन पूछेगा उस क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। क्वेश्चन क्या पूछा इसे यहाँ पे कि उन बच्चों की संख्या क्या है जो ना क्रिकेट खेलते हैं ना ही टेनिस खेलते हैं। तो अब देखो दोनों बच्चों को हमने गिन लिया जो टेनिस और क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो ये 35 बच्चे हमारे आ चुके। तो बाकी जो बच्चे बच गए वो क्या बच गए, वो बच्चे बच गए जो कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 25। आज की वीडियो में इतने क्वेश्चन रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर कोई दिक्कत आई है आपको तो आप नीचे कमेंट करें या मेरे को व्हाट्सएप पे भी आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और हमारे साथ स्पेशल जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल की मेंबरशिप अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। उसके बाद 100 बच्चों का ग्रुप जब पूरा हो जाएगा तो आपको मेंबरशिप मिलने में परेशानी भी हो सकती है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।